सऊदी अरब के एक अभूतपूर्व और कड़े अल्टीमेटम के बाद यमन की जमीन पर जो कुछ हुआ वो केवल एक सैन्य निर्णय नहीं है, ये मध्य पूर्व की राजनीति में बरसों से दबे हुए टकराव का विस्फोट है। संयुक्त अरब अमीरात ने अचानक घोषणा की है कि वो यमन में अपना मिशन समाप्त कर रहा है और बहुत जल्द अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। ये घोषणा ऐसे समय आई है जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दक्षिणी यमन के रणनीतिक मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला किया। ये कोई संयोग नहीं है, ये सीधा संदेश है और ये संदेश अबू धाबी के लिए था। स्थानीय समय के अनुसार मंगलवार 30 दिसंबर को अमीरात सरकार ने ये जानकारी सार्वजनिक की। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी पुष्टि की, लेकिन इस आधिकारिक बयान से कुछ घंटे पहले ही सऊदी अरब ने यमन में अपनी असली मंशा जाहिर कर दी थी। मुकल्ला बंदरगाह पर हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। ये बताया जा रहा था कि अब धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है। असल विवाद की जड़ में है दक्षिणी यमन का अलगाववादी संगठन साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जिसे STC कहा जाता है। ये वही संगठन है जिसे खुले तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन प्राप्त है। बरसों से STC को हथियार, सैन्य वाहन, प्रशिक्षण और राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, लेकिन यही बात सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। सऊदी अरब यमन में जिस युद्ध को चला रहा है उसका आधिकारिक उद्देश्य है ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को हराना और यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करना। लेकिन अमीरात की रणनीति धीरे धीरे इससे अलग दिशा में जाती दिखी। अबू धाबी ने दक्षिण यमन में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए STC को आगे बढ़ाया। इससे यमन एक बार फिर उत्तर और दक्षिण में बंटने की ओर बढ़ने लगा। यही वो बिंदु था जहां सऊदी और अमीरात के हित टकरा गए। मंगलवार को हालात तब विस्फोटक हो गए जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया कि उसने अमीरात से भेजे गए हथियारों और बख्तरबंद वाहनों की खेप पर हमला किया है जो STC तक पहुंचाई जा रही थी। इसके बाद रियाद ने साफ शब्दों में कह दिया कि अबू धाबी को यमन छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। ये अल्टीमेटम अभूतपूर्व था। आधुनिक मध्य पूर्व के इतिहास में पहली बार दो करीबी सहयोगी देश इस तरह आमने सामने आए। हद्रामौत और मेहरा जैसे प्रांतों से हटने की मांग के बाद सऊदी वायुसेना ने STC के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए। ये साफ संकेत था कि अब सऊदी अरब अलगाववादी एजेंडे को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसके पीछे कोई भी सहयोगी क्यों ना हो। इस बीच वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। चर्चा का केंद्र था यमन की स्थिति और मध्य पूर्व की समग्र सुरक्षा। अमेरिका जानता है कि यदि सऊदी अमीरात टकराव खुलकर सामने आता है तो इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ेगा। कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देशों ने बयान जारी कर कहा कि वे संवाद और राजनीतिक समाधान के हर प्रयास का समर्थन करेंगे। कतर ने भी स्पष्ट किया कि सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की सुरक्षा उसकी अपनी सुरक्षा से अलग नहीं है। इन बयानों के पीछे एक डर साफ दिखता है, डर इस बात का कि यमन का ये युद्ध अब गठबंधन के भीतर ही टूट न जाए। अमीरात सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि उसने यमन में अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और अब वहां मौजूद सभी अमीराती सैनिकों को जल्द से जल्द स्वदेश वापस लाया जाएगा। ये बयान कूटनीतिक भाषा में दिया गया, लेकिन इसके पीछे की मजबूर छुपी नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि STC के साथ अमीरात की नजदीकी और प्रत्यक्ष सहयोग सऊदी अरब के लिए असहनीय हो चुका था। बरसों से चली आ रही कूटनीतिक खटास और भरोसे की कमी मंगलवार को अपने चरम पर पहुंच गई। सऊदी सेना की ओर से दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम केवल धमकी नहीं था, ये अंतिम चेतावनी थी और अंततः वही हुआ। भारी सैन्य और राजनीतिक दबाव के सामने संयुक्त अरब अमीरात को पीछे हटना पड़ा। उसे यमन से अपने सैनिकों की वापसी का फैसला लेना पड़ा। यहां यह समझना जरूरी है कि यमन का ये युद्ध कैसे शुरू हुआ। साल 2014 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी सऊदी अरब भाग गए। हूतियों को रोकने और हादी सरकार को बहाल करने के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमनी सरकारी बलों ने मिलकर एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन बनाया। 2015 से इस गठबंधन ने यमन में बड़े पैमाने पर हवाई हमले और जमीनी अभियान शुरू किए, लेकिन सालों की लड़ाई के बाद भी हूतियों को निर्णायक रूप से हराया नहीं जा सका। उल्टा समय के साथ गठबंधन के भीतर ही शक्ति, प्रभाव और रणनीति को लेकर मतभेद गहराते गए। 2019 से अमीरात ने धीरे धीरे यमन में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करनी शुरू की।
सार्वजनिक रूप से वो गठबंधन का समर्थन करता रहा, लेकिन जमीन पर उसने एसटीसी को मजबूत करना जारी रखा। दक्षिण यमन में एसटीसी का प्रभाव बढ़ता गया, जो सऊदी समर्थित केंद्रीय सरकार के लिए सीधी चुनौती बन गया। अब जब अमीरात ने पूरी तरह से सैनिक वापसी की घोषणा कर दी है, तो युद्ध के मैदान में नई वास्तविकता पैदा होगी। सवाल यह है कि सऊदी अरब अब अकेले इस युद्ध को कैसे संभालेगा। क्या वो पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा या फिर कोई नया कूटनीतिक रास्ता चुनेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इसी बीच इजरायल से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देश की सरकार ने प्रभावशाली अखबार हारेत्स का बहिष्कार कर दिया है। इजरायल के इतिहास में पहली बार है कि सरकार ने किसी बड़े अखबार के खिलाफ ऐसा कदम उठाया हो। आरोप है कि गाजा युद्ध के दौरान हारेत्स ने शत्रुओं का समर्थन किया। इजरायली सेना द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन गालेई जहाल ने सरकार ने विज्ञापन और संपादकीय दोनों स्तरों पर हारेत्स से सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया। सभी मंत्रालयों, सरकारी विज्ञापन एजेंसियों और राज्य नियंत्रित कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अखबार से किसी भी तरह का संपर्क न रखें। सरकारी बयान में कहा गया कि गाजा युद्ध के दौरान प्रकाशित कुछ संपादकीयों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की वैधता और आत्मरक्षा के अधिकार को नुकसान पहुंचाया है। सरकार का कहना है कि वो ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती जहां देश का ही एक अखबार विदेशी प्रतिबंधों की मांग करे। ये फैसला उस समय आया है जब इजरायली संसद ने हाल ही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नए प्रतिबंधों से जुड़ा विधेयक पारित किया है। इस कानून के तहत अटॉर्नी जनरल की शक्तियां सीमित की जा रही हैं और धार्मिक अदालतों को अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। खुद अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि इससे इजरायल की स्वतंत्र मीडिया की छवि को गंभीर खतरा होगा। इसी बीच अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र से भी बड़ी खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के बावजूद इजरायल ने सबसे पहले सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। 1991 में सोमालिया से अलग होने वाले इस क्षेत्र को अब तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी। इजरायल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे इजरायल की गहरी भू राजनीतिक गणना है। कई अरब देशों का मानना है कि ये इजरायल की पुरानी रणनीति है, जिसमें वो मजबूत मुस्लिम देशों को कमजोर करने के लिए अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा देता है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस ने बेलारूस में परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। रूस का दावा है कि ये मिसाइलें अब कॉम्बैट ड्यूटी पर हैं और इन्हें रोकना लगभग असंभव है। ये तैनाती ऐसे समय हुई है जब यूक्रेन पर ड्रोन हमलों और तेल रिफाइनरियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्ति को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन जमीन पर हालात और ज्यादा खतरनाक होते दिख रहे हैं। और अंत में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके परमाणु या मिसाइल प्रोग्राम में हस्तक्षेप का नतीजा बेहद गंभीर होगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कठोर जवाब देगा। मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में एक साथ तनाव बढ़ रहा है। यमन से अमीरात की वापसी केवल एक अध्याय है, असली कहानी अभी बाकी है। ये केवल खबर नहीं है, ये आने वाले तूफान का संकेत है।